हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए एक एडिटोरियल का डिस्कशन करूंगा जो कि 29 जनवरी 2020 को दैनिक जागरण में प्रकाशित हुआ था, जिसका टाइटल है यहाँ पर आधी आबादी का प्रतिनिधित्व। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किस प्रकार से हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारा जो लोकतंत्र है, उसमें महिलाओं की भागीदारी है। तो देखिए, यह जो लेख है कपिल शर्मा द्वारा लिखित है, ये जो कि चुनावी मामलों के अच्छे खासे जानकार माने जाते हैं। ये लिखते हैं अपने लेख में और बताने की कोशिश करते हैं कि ब्रिटिश भारत में जब ब्रिटिश भारत था, मद्रास पहला ऐसा राज्य था जिसने 1991 में महिलाओं को सबसे पहले मत डालने का अधिकार दिया था। भले ही यह अधिकार महिलाओं को एक सीमित वर्ग को मिला था, लेकिन इस कदम ने इतिहास के लिए वह राह खोल दिया था जिसमें आज़ाद भारत में महिलाओं के मताधिकार को देने की संभावना बढ़ा दी थी। देश की आज़ादी हुई। देश की आज़ादी के बाद पहली लोकसभा में गठन को लेकर के आज तक महिलाओं का एक छोटा सा समूह संसद में पहुंचता रहा है। निश्चित तौर पर महिलाएं संसद का यह समूह संसद के देश में आबादी का अनुपात में बहुत ही छोटा है। मतलब जो संख्या पहुंच रहा है वह भारत की जनसंख्या के अनुपात में देखा जाए तो छोटा है, क्योंकि भारत की जनसंख्या में लगभग 50% की हिस्सेदारी महिलाओं की है और उसके अनुपात में अगर देखा जाए लोकसभा या अन्य जगहों पर तो महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत ही कम है। राज्य विधानमंडलों में भी आप देखेंगे तो महिलाओं की संख्या कम है। इवन आप विधायकों और अन्य विधान पार्षदों का भी प्रतिनिधित्व करते हुए देखेंगे तो महिलाओं की यहाँ पर भी संख्या कम है। तो ये जो एरा था पूरा का पूरा 1990 में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। तो 1990 में आप देखेंगे तो एक नया प्रयोग हुआ। कुछ महिला राजनीतिक दल भी सामने आए और उन्होंने भारतीय निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकृत करवाया। फिर इन दलों में नारी शक्ति पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2004 में उत्तर मुंबई से या मुंबई उत्तर से अपने उम्मीदवार को उतारा। वहीं लखनऊ लोकसभा सीट से देखेंगे आप तो जगन मई नारी संगठन ने 2009 में आम चुनाव में भागीदारी की। इसी चुनाव में उत्तर प्रदेश के अमेठी से महिला अधिकार पार्टी ने अपने उम्मीदवार को भी टिकट दिया। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में महिला स्वाभिमान पार्टी ने लखनऊ की मोहनलालगंज लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवारों को भी टिकट दिया। इन महिलावादी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों में से किसी को भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। मतलब यहाँ पे हमारी जो देश है उस देश के लोगों की मानसिकता को यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि अभी भी यह महिलाओं को ऐसे भोग की वस्तु के रूप में ही समझ रहे हैं। फिर पूर्व राष्ट्रपति तो नहीं, मतलब पूर्व जो उपराष्ट्रपति है कृष्णकांत की पत्नी सुमन कृष्णकांत ने संसद में महिला प्रतिनिधियों के 33% आरक्षण हेतु बहुप्रतीक्षित बिल के न आने पर महिलाओं के मुद्दों पर आधारित एक राजनीतिक दल का निर्माण किया जिसका नाम था यूनाइटेड वुमेन फ्रंट। इन्होंने इस दल को नई दिल्ली में पंजीकृत कराया। इस राजनीतिक दल के अध्यक्ष का पद केवल महिलाओं के लिए ही आरक्षित था, ऐसा उन्होंने अपने जो चार्टर बनाया गया था इसका कह सकते हैं कि दल का, उसमें ऐसा लिखा गया। और कोई भी पुरुष इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो दल होगा उस दल में इसका सदस्य नहीं हो सकता। यह अपने आप में एक क्रांतिकारी प्रयास था जिसमें किसी एक राजनीतिक दल में बस महिलाएं रहेंगी। यूनाइटेड वुमेन फ्रंट ने 2008 में दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए सभी 72 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें इस रूप में सफलता प्राप्त नहीं हो सकी और उनमें से केवल एक ही उम्मीदवार को उतार पाई थी। फिर यूनाइटेड वुमेन फ्रंट ने 2009 के लोकसभा चुनाव में भागीदारी की। इसी तरह श्वेता शेट्टी की अध्यक्षता में क्या हुआ कि जो अध्यक्षता में बनाई गई जो नेशनल वुमेन पार्टी ने वर्ष 2019 में जो 17वां लोकसभा आयोजित किया गया था उसमें चुनाव में प्रतिभागियों को उतारा। महिला जनप्रतिनिधियों को लेकर के राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के आंकड़ों को देखने लायक है, जो कि देखा जा सकता है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 लोकसभा आम चुनावों को देखें तो 2009 में तृणमूल कांग्रेस ने 5 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया, 2014 में 13 उम्मीदवारों को दिया और 2019 में यहाँ पर 23 उम्मीदवारों को दिया टिकट। फिर समाजवादी पार्टी ने 2009 में 8, 2014 में 11 और 2019 में 6 उम्मीदवारों को टिकट दिया। जबकि आप देखेंगे यहाँ पर कि वहीं 2004 में लोकसभा आम चुनाव में कांग्रेस ने 45, 2009 में 43, 2014 में 60 और 2019 में 54 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के टिकट को देखें तो वह टिकट देने में सबसे अग्रणी राष्ट्रीय पार्टियों में से एक रही है। 2004 में 30 को दिया, फिर उम्मीदवारों को इन्होंने मैदान में उतारा 2009 में 44 को, 2014 में 38 को और
2019 में 55 को, मतलब यहाँ पर देखेंगे आपकी कांग्रेस से एक टिकट ज़्यादा उन्होंने महिलाओं को दिया है। वहीं 2004 में लोकसभा चुनाव में बसपा ने 20, 2009 में 28, 2014 में 27 और 2019 में 24, 24 उम्मीदवारों को टिकट दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जहाँ पर यूपी में 80 सीट है लोकसभा चुनावों की, वहीं पर जो बसपा की जो अध्यक्षा है वह महिला है मायावती। तो उन्होंने ही किस तरीके से यहाँ पर सीटों को कम दिया है महिलाओं को। फिर वाम दल सीपीआई और सीपीएम राष्ट्रीय दल के होने के बावजूद भी, मतलब ये दोनों नेशनल पार्टी हैं के बावजूद भी महिलाओं को टिकट देने में पीछे रहे। सीपीआई ने 2004 में 2, 2009 में 4, 2014 में 6, 2019 में 4 महिलाओं को टिकट दिया था। इन इन चारों चुनावों में एक भी महिला उम्मीदवार सीपीआई की तरफ से जीत करके नहीं पहुंची थी लोकसभा में। तो आप देख सकते हैं कि ना पहुंचने का भी एक कारण है जिसकी वजह से उन्हें टिकट नहीं दिया गया। सीपीएम ने 2004 में 8, सीपीएम की बात की है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट की, तो 2009 में 6, 2014 में 11 और 2019 में 10 महिला उम्मीदवारों को इन्होंने टिकट दिया। राज्य स्तरीय दलों में देखें, मतलब नेशन वाइड दलों की बात की जा रही है, उड़ीसा के बीजू जनता दल ने रचनात्मक कदम उठाते हुए महिला प्रतिनिधियों को 33% आरक्षण देने के प्रावधान को लागू किया है और यह एक स्वागत योग्य कदम भी है। आज़ादी के बाद से संसद और राज्य विधानमंडलों में पहुंचने तक महिलाओं की स्थिति में व्यापक सुधार अवश्य हुआ है, लेकिन अभी भी मुल्क की आधी आबादी के लिए मंजिल बहुत दूर है। महिला सुधारों पर प्रयास करने वाले संगठन यह बताते हैं कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दलों में जो महिलाओं की सक्रियता है, जो जनप्रतिनिधियों में ने कभी महिलाओं के लिए नेतृत्व के प्रसार के लिए संगठित सक्रिय प्रयास नहीं किए हैं। ज़्यादातर दलों के पुरुषों का बहुमत होने के कारण वे महिलाओं के नेतृत्व विस्तार को मांग की भी गंभीरता से लेते रहे हैं। आज़ादी के बाद से देखेंगे कि यह ट्रेंड देखा जा रहा है कि राजनीतिक दलों में लैंगिक असमानता को एक मौन सहमति मिली हुई है। बहरहाल 2019 के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड 78 महिलाएं संसद में पहुंची है, जो कि अभी तक की सबसे सर्वाधिक संख्या है, लेकिन इसके बावजूद आधी आबादी का प्रतिनिधित्व लक्ष्य से बहुत दूर है। इसे हासिल करने के प्रयासों का पुरजोर स्वागत करना चाहिए और इसके लिए जो हमारे राजनीतिक दल है और जो हमारी सरकारें हैं उनको एक बाकायदा जो पॉलिसी है जो कि अभी तक लंबित हुआ है कि महिलाओं की भागीदारी 33% होनी चाहिए संसद में, वह कानून जो है पास हो जिसके तहत जो भागीदारी है महिलाओं की, क्योंकि भारत देश में 50% महिलाएँ लगभग महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती, मतलब महिलाएं हैं यहाँ पर, तो उनका प्रतिनिधित्व अगर नहीं होगा संसद में तो किस प्रकार से देखा जा सकता है कि उनको न्योचित जो न्याय है वो किस प्रकार से मिल पाएगा। इन्हीं के साथ ये जो लेख है मैं यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। मैं आप लोगों से उम्मीद करूँगा कि आप इन्हें देखने के साथ साथ लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन समय से मिल सके। और इस प्रकार के जो लेख है जो अखबारों में आते हैं मैं कोशिश करूँगा कि प्रतिदिन दोपहर 1 बजे एक लेख आपको प्रकाशित करूं और समझाने की कोशिश करूं किस प्रकार से डेटा आपके एग्ज़ाम में मदद कर सकती है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और मेरे जो अन्य वीडियोज़ हैं उनको देखने के लिए आप प्रतिदिन शाम को 7 से 7:30 बजे के बीच में एक जो यूपीएससी 2020 के लिए प्रीलिम्स के फैक्ट आते हैं उन्हें आप देख सकते हैं। और जो अन्य मेरे सोर्सेस हैं जिसके माध्यम से मैं पीडीएफ और अन्य इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता हूँ, इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर के आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, जय हिंद, जय भारत।